बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं सॉलिड्स चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। ठीक है, तो ये हम आज इस वीडियो में जो है वो पार्ट 2 पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आई होप आपने वो देखी होगी। अब हम आएंगे पार्ट 2 पे। तो लास्ट टाइम हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम पढ़े थे। मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको बताए थे, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। लेकिन ये है क्या, मतलब इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, मतलब क्या है ये, थोड़ा सा आज हम सही तरीके से समझेंगे। तो ये हमारी बुक में ये चीजें दी हुई है, तो मैंने कहा ये भी समझा दें, इस चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हैं पास्ट पेपर में अगर हम देखें। तो अब हमारे पास पहले हमें ये सब समझने से पहले भाई देखें, ये कंडीशन है ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये एंगल्स है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये ए बी सी जो है ये क्या है, या अल्फा बीटा गामा ये किस चीज के एंगल्स है, क्या है ये। ठीक है, तो एक टॉपिक है यूनिट सेल डायमेंशंस, जो मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाना है शायद इसी वीडियो में अगर हो सके तो यूनिट सेल डायमेंशंस में क्या है कि दो हमने कैटेगरीज बनाई हुई है। एक में जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेंथ को, ठीक है, लेंथ को पढ़ेंगे, और दूसरे में एंगल्स। तो ये लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस समझते ना, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस को हम ए का नाम देंगे। पहले ये मैंने आप लोगों को बाद में समझाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करें ताकि हम ये जो है वो पढ़ सकें इजीली। तो लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे ए मतलब लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, और बी हम कहेंगे लेंथ अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल, ठीक है, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, और सी हम कहेंगे लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इन एक्स वाई और जी के दरमियान के जो एंगल्स है, एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा, एक को गैमा। ठीक है, तो ये यूनिट सेल डायमेंशंस में हम ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ेंगे, मतलब लिखवाऊंगी भी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ, बस यही बातें हैं, ज्यादा नहीं, बस मैंने लिखवाई नहीं है, आप लोगों को ऑरली बता दी है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम की। क्यूबिक सिस्टम, किसी भी क्रिस्टल का क्यूबिक सिस्टम तब होगा जब ये कंडीशन होगी, क्या, कि जब सब कुछ इक्वल हो, ए बराबर हो बी के, ठीक है, बी बराबर हो सी के। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए है लेंथ, बी है विड्थ, सी है हाइट। ठीक, अल्फा क्या है, अल्फा बीटा गामा लेंथ विड्थ और हाइट की जो है वो एंगल, लेंथ विड्थ और हाइट के एंगल्स, और वो 90 डिग्री के बराबर है, मतलब सब कुछ इक्वल है, ए बी के बी सी के। तो ये जो है ये क्यूबिक सिस्टम होगा। ठीक है, उस क्रिस्टल का कौन सा सिस्टम होगा, क्यूबिक सिस्टम। अगर किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल में ये कंडीशन है, किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल में ये कंडीशन है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस क्रिस्टल इज क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इसी तरह फिर ये कंडीशन है टेट्रागोनल सिस्टम। अगर सब कुछ इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगी टेट्रागोनल सिस्टम। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में एंगल सब बराबर है, लेकिन लेंथ विड्थ हाइट ए बी सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मैं बोलूंगी ये है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। फिर लास्ट वन हमारे पास आता है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। रोम्बोहेड्रल सिस्टम में सब कुछ इक्वल है लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ये है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। फिर हमारे पास आता है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में ये कंडीशन है कि अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होंगे लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, और बी जो है वो सी के बराबर नहीं होगा, ये है हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक, फिर उसके बाद ये कंडीशन है मोनोक्लिनिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें क्या है, अच्छा आप ना इसको लर्न कर सकते हो इनके आपस में इनकी डिफरेंस देख के। ठीक है, कैसे लर्न कर सकते हो, अब ये यहाँ पे लिखे हुए, ये आप समझ लोगे, वो क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोगों ने लर्न कैसे करना है, ठीक है, मतलब रटना कैसे। देखें भाई, अब तीनों को डिफरेंशिएट, जैसे मोनोक्लिनिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक सिस्टम, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों में क्लिनिक दोनों में जो है वो ए बी सी जो है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, और एक और ऐसा ऑर्थोरोम्बिक जिसमें ए बी सी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो मैं इनको एक कैटेगरी में डाल दूंगी कि भाई ए बी सी दो इन तीनों में इक्वल नहीं है, ना ऑर्थोरोम्बिक, ना मोनोक्लिनिक, ना ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इस तरह से आप कॉमन चीजें और जो डिफरेंट मतलब उनको जो है वो देख के कंपेयर करके एक दूसरे से फिर आप जो है इजीली इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। आइसोमेरिज्म जो है ये फेनोमेना है। फेनोमेना मींस नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो फेनोमेना है आइसो। देखिए, जहां भी इज्म आ जाए, ISM, जिस भी टर्म
कोई भी आप टर्म देखें और उसके एंड में अगर ISM आ रहा है तो इसका मतलब वो एक फेनोमेना है, मीन्स के नेचुरल प्रोसेस है। तो आइसोमॉर्फिज्म, सबसे पहले इज्म मीन्स तो फेनोमेना, और आइसो मीन्स है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम, और मॉर्फ मीन्स फिजिकल फॉर्म, इज्म मीन्स फेनोमेना। तो वो फेनोमेना अब सेम फॉर्म, वो फेनोमेना जिसमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, ठीक है। अब वो फेनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक वो फेनोमेना जिसमें दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो उनके पास सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, तो इस फेनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फेनोमेना तो आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन वो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनके सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जिनके पास सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है उनको हम आइसोमॉर्फ्स कहेंगे एक दूसरे का, आइसोमॉर्फ्स टू ईच अदर। तो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स टू ईच अदर, ठीक है। तो अब जैसे ये दो सब्सटेंसेस इनके पास सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये दो सब्सटेंसेस इनके पास सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, मैं बोलूंगी ये दोनों एक दूसरे की क्या है, आइसोमॉर्फ्स, बल्कि यहाँ पे सब्सटेंसेस नहीं, मैं आइसोमॉर्फ्स लिख देती हूँ, ठीक है। सब्सटेंसेस नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइसोमॉर्फ। हम आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली मीन्स होता है मैनी, और मॉर्फिज्म मीन्स होता है फिजिकल फॉर्म। मॉर्फ मीन्स होता है फिजिकल फॉर्म, और इज्म मीन्स फेनोमेना, वो फेनोमेना जिसमें एक कंपाउंड जो है वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, दैट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट फेनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अपने आपके साथ नोटबुक तो लाजमी होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब भी आप पढ़ें तो नोटबुक ऐसे नहीं सिर्फ बैठ के सुनना थोड़ी है, हमने लिखना भी है, साथ साथ चीजों को नोट भी करना है ताकि हमें याद रहे, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि आइसोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फ्स होते हैं, इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म में भी पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फ्स जो थे वो सब्सटेंसेस को कह रहे थे हम, ठीक है। जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस थे उनको हम कह रहे थे कि ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं। अब पॉलीमॉर्फ्स की बात करें तो पॉलीमॉर्फ्स जो है वो सब्सटेंसेस नहीं होंगे, ये कंपाउंड नहीं होगा। पॉलीमॉर्फ्स जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कि टिन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के टू फॉर्म्स है, एक रोम्बोहेड्रल, दूसरी ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। अब ये रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक जो है ये क्या है, ये पॉलीमॉर्फ्स है, ये खुद का थोड़ी पॉलीमॉर्फ है, इसको थोड़ी पॉलीमॉर्फ कहेंगे, नहीं, ये जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है इनको हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। आई होप ये बात आपको शायद समझ आ जाए। ओके, अब यहाँ पे ये एक हमारे पास कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो इसकी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक रोम्बोहेड्रल और दूसरा ऑर्थोरोम्बिक। फिर उसके बाद हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी भी टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक ट्राइगोनल और दूसरा ऑर्थोरोम्बिक। ट्राइगोनल में भी क्या, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल जो है उसमें ही ट्राइगोनल आ जाता है। फिर NaCl क्या है, क्यूबिक एंड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड फेनोमेना है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड फेनोमेना है। और इसके बाद कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कंपाउंड फेनोमेना है, फिर है कि इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी, पॉलीमॉर्फिज्म के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी पॉलीमॉर्फिज्म के पास, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये भी नोट कर लें। और अब हम आ जाते हैं एलोट्रोपी पे, लेकिन उससे पहले एक और बात लिखी हुई यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो ट्राइगोनल कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम कहेंगे कैल्साइट, ठीक है। मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट जो ट्राइगोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो मैं बोलूंगी दैट इज कैल्साइट, दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज कैल्साइट। और दूसरा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम कार्बोनेट। ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम कार्बोनेट को मैं अरागोनाइट कहूंगी, अरागोनाइट, कैल्साइट एंड अरागोनाइट, ये दो जो है कैल्शियम कार्बोनेट की टाइप्स है। कैसे, एक ट्राइगोनल कैल्शियम कार्बोनेट, एक ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ट्राइगोनल कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट और ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम कार्बोनेट अरागोनाइट, ये चीज है। अब हम देखें तो एलोट्रोपी क्या है। एलोट्रोपी क्या है, व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी जो है ये भी पॉलीमॉर्फिज्म से मिलता जुलता है, ठीक है। ये भी एक फेनोमेना है, लेकिन एलिमेंट्स का फेनोमेना, एलिमेंट्स का पॉलीमॉर्फिज्म है। मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? एलिमेंट्स का पॉलीमॉर्फिज्म है मतलब, अब आप क्या करोगे, सेम यही जो है आप ना डेफिनेशन लिखेंगे एलोट्रोपी की, लेकिन बस क्या कर देंगे, आ कंपाउंड है ना, इसकी जगह आप एन एलिमेंट लिखेंगे, एन एलिमेंट,
तो मेरे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बल्कि मैं लिख दूंगी एलोट्रोपी, कार्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोपी कहलाएगा, मतलब किसी भी कोई भी एलिमेंट जब मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उस फेनोमेना को एलोट्रोपी कहेंगे। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर। अब एलोट्रोपी के एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। तो एलोट्रॉप्स, अच्छा अब ये देख लें कि ये एक एलिमेंटल फेनोमेना है। वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म में हमने बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड फेनोमेना है, यहाँ पे हम एलिमेंटल फेनोमेना के लिए, क्योंकि एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक। अब एलोट्रॉप्स की बात करें तो जैसे टिन है, टिन टिन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एलोट्रॉप्स के लो या एलोट्रोपिक फॉर्म्स के लो, बात एक है, ठीक है। दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एक ग्रे टिन दूसरी व्हाइट टिन। ग्रे टिन जो है ये क्यूबिक है, व्हाइट टिन टेट्रागोनल, ठीक। तो ये चीज। अब कार्बन, इसी तरह कार्बन है हमारे पास, कार्बन के भी टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एक हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरी हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन, ठीक है, मतलब वो कार्बन जिसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन कार्बन आप कह सकते हो। क्रिस्टलाइन कार्बन की एग्जांपल में डायमंड और ग्रेफाइट आता है, और एलोट्रोपिक या आप कह लो कि एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन जो है, मतलब वो कार्बन जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, उसमें हम उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, कोल, चारकोल, ठीक है। ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, ठीक है। और आपको कोई अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आई हो बात, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर इन विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स सेम सब्सटेंस की, सेम सब्सटेंस, two crystalline forms of same substance can coexist in equilibrium with each other is called transition temperature, is called transition temperature। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें सेम ही सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस की टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक ही सब्सटेंस की टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो को एग्जिस्ट करे, वो टेम्परेचर जिसमें दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो है एक साथ एग्जिस्ट करे इक्विलिब्रियम में, तो मैं कहूंगी दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे ये मेरे पास टिन एक सब्सटेंस है, ठीक है। टिन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, एक ग्रे टिन एक व्हाइट टिन, ठीक है। अब ये टू एक ही सब्सटेंस की टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है और ये को एग्जिस्ट कर रही है इस टेम्परेचर पे, तो मैं कहूंगी 13.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। क्लियर? तो 13.2 डिग्री सेल्सियस जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह एक है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। 95.5 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह एक ऑर्थोरोम्बिक पोटेशियम नाइट्रेट, एक रोम्बोहिड्रल पोटेशियम नाइट्रेट, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये 13.2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए तो मेरे पास सिर्फ ग्रे टिन एग्जिस्ट करेगी, व्हाइट टिन नहीं। अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो मेरे पास सिर्फ व्हाइट टिन एग्जिस्ट करेगी, ग्रे टिन नहीं। इसी तरह यहाँ पे अगर मेरे पास 95.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो मेरे पास सिर्फ रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, मोनोक्लिनिक नहीं। अगर 95.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, रोम्बिक नहीं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है। फिर एक और पॉइंट है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हमेशा 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 मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 115.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखें ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर है 115.2 डिग्री सेल्सियस और ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर 95.5 डिग्री सेल्सियस, है ना कम ट्रांजिशन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के मुकाबले में। बिल्कुल इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन जो है वो 231.9 डिग्री सेल्सियस है और टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 13.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर है। अब लास्ट हम जो है ना मतलब लास्ट नहीं है, हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के दरमियान का। द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं इसे। कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म से ना, दोनों मैंने अभी पढ़ाया था। तो डायमंड जो है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और डायमंड जो है ये हार्ड टू टच होता है जबकि ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच होता है। फिर डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, और डायमंड जो है ये नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट
कंडक्टर है, ये ब्राइट शाइनिंग सब्सटेंस होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये ग्रे कलर का। ग्रेफाइट कहाँ पाई जाती है? पेंसिल की नोक आप देखें, ग्रेफाइट है उसमें। ठीक है, इसी तरह ये सब जो है ना, ये मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सब जितनी भी मैंने आपको बताएंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा डायमंड जो है ये क्यूबिक होता है, याद रहे, डायमंड जो है क्यूबिक होता है, और ग्रेफाइट जो है ये हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल। ठीक है, अब हम समझते हैं लैटिस। लैटिस क्या है? सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। अब क्या है लैटिस? लैटिस जो है, लैटिस कहते हैं स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क। किसी भी क्लोज्ड वुड या मेटल स्ट्रिप्स के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को आप लैटिस कहते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस क्या है? एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल arranged at different sites in 3-dimensional space called crystal lattice। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की हो गई डेफिनेशन। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अब क्रिस्टल लैटिस से ही एक टर्म और जो है वो लिंक्ड है, वो है लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स। लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स क्या है? लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स क्या है? ये वो पॉइंट्स या वो साइट्स जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग एटम, आइंस, मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इजी है, क्लियर तो हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है ये लैटिस पॉइंट्स? अगर हम समझे तो मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक, एक आप बॉक्स समझ लें, कुछ भी ले लें, तो यहाँ पे ये है लैटिस पॉइंट्स, या आप इसको लैटिस साइट्स कह सकते हैं। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं या वो साइट्स हैं ये जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के एटम, आइंस और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब फिर अगर हम बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल लिखा हुआ है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉल पार्ट जो है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज जो इस तरह से अरेंज हो लाइक दैट, ठीक है, इसको मैं कहती हूँ क्रिस्टल लैटिस। क्या है? स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क ऑफ क्लोज्ड वुड या मेटल स्ट्रिप्स। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क। अब अरे ऑफ पॉइंट जो 3 डायमेंशनल स्पेस में, याद रहे 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स को, किसी भी क्रिस्टल के एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उसे क्रिस्टल लैटिस कहूंगी। तो ये मान लो ये मेरे पास है क्रिस्टल लैटिस, ये मैंने बना दी क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इसका यहाँ पे ये जो पार्ट है ना इस क्रिस्टल लैटिस का, इसको मैं कहूंगी यूनिट सेल। मतलब क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको मैं कहूंगी यूनिट सेल। आई होप क्लियर है, ये डेफिनेशन वगैरह ये नोट कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज समझ आई होगी। ठीक है, और कुछ चीजें हैं इसमें, कुछ चीजें रट्टे, जैसे डेफिनेशन कुछ ऐसी है रट्टे की। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली भी अगर आप सोचें तो आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और सब कुछ आपने नोट भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।